भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए स्पेन के साथ करार किया गया। स्पेन की यूरोपियन कंपनी से करार के तहत इंडियन एयरफोर्स को C-295 एयरक्राफ्ट के पहले विमान की डिलीवरी हो गई है। स्पेन में भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने इसे रिसीव किया। करार के तहत 16 फ्लाइंग कंडीशंस विमान भारत आने हैं, जबकि मेक इन इंडिया के तहत 40 विमान भारत में ही बनेंगे। भारत को मिला यही वो पहला C-295 विमान है। इस ट्रांसपोर्ट विमान को स्पेन के सेविले शहर में बुधवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंपा गया। इसे 15 सितंबर को दिल्ली लाया जाएगा और इसी महीने 25 तारीख को हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारत के लिए बने पहले C-295 विमान ने मई में सेविले में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की थी और अब पहला विमान मिल भी चुका है, जबकि दूसरे विमान का निर्माण सेविले उत्पादन संयंत्र में अंतिम चरण में है और इसे अगले साल मई में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के मकसद से सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों को खरीदने का सौदा किया था। समझौते के तहत 2025 तक 16 C-295 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत आएंगे। बाकी के 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी बनाएगी। बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारतीय वायुसेना के लिए और समस्त भारत के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत से पहले 16 जहाज यहाँ स्पेन में बनेंगे और 17वें जहाज से लेके आगे 40 जहाज हिंदुस्तान में निर्मित होंगे। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम है। वडोदरा में अगले साल यानी 2024 के नवंबर में विमान बनाने का काम शुरू होगा। अभी इसका फाइनल असेंबली लाइन का काम चल रहा है। फाइनल असेंबलिंग के लिए एयरबस और टाटा के हैदराबाद और नागपुर प्लांट से स्वदेशी पार्ट्स तैयार कर वडोदरा भेजे जाएंगे। इसके बाद पहला स्वदेशी C-295 विमान 2026 में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना C-295 विमानों की दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेटर होगी। The Indian Air Force needs to replace a large number of its old transport planes, and which the C-295 is the perfect one to replace most of them. More important is the creation of the aerospace ecosystem. In the past, we have bought a lot of aircraft, we bought a lot of defense equipment, but we have never created an aerospace ecosystem in India. This will create the aerospace ecosystem in India. भारतीय वायुसेना 6 दशक पहले सर्विस में आए पुराने एवरो 748 विमानों के अपने बेड़े को बदलने के लिए C-295 विमान खरीद रही है। पहले विमान की डिलीवरी से पहले भारतीय वायुसेना के 6 पायलट और 20 टेक्नीशियन सिविल सुविधा केंद्र में ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो C-295 खूबियों से भरा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पहाड़ी इलाकों के लिए भी मुफीद है। ये कम जगह में ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। भारतीय वायुसेना को ऐसे विमान की जरूरत है। एवरो 748 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए भी इसकी जरूरत थी। जी हाँ, देखिए C-295 काफी खूबियों के साथ लैस है। ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पहाड़ी इलाकों के लिए, जैसे कि गुंजन ने बताया, काफी मुफीद बैठता है। ये कम वक्त में और कम जगह में टेक ऑफ और लैंड आसानी से कर सकता है। भारतीय वायुसेना को ऐसे विमान की भी जरूरत पड़ती है। 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम के साथ वडोदरा में बनेंगे। इसकी खूबियां क्या है वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। सितंबर 2026 तक पहला मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, इसके साथ ही अगस्त 2031 तक एयरफोर्स को सारे 56 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। कितनी बड़ी ये डील होने जा रही है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 56 विमानों के लिए कुल 21,000 करोड़ रुपए की ये डील होने वाली है। जी हाँ, देखिए सेना का ये नया महाबली कैसे है, इसकी खूबियां क्या क्या हैं वो बता देते हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान की क्षमता 5 से 10 टन होगी, जो इसको मजबूती प्रदान करेगी। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भी इसको लैस किया गया है। साथ ही साथ छोटे रनवे से लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता भी इसको प्रदान कर दी गई है। बिल्कुल, लो लेवल फ्लाइंग में भी ये माहिर है। इजीली लैंड होने में और टेक ऑफ होने में इसमें काफी आसानी रहेगी। किसी भी सिचुएशन में, एरिया में ये इजीली लैंड हो सकता है। 320 मीटर के रनवे से टेक ऑफ करने की ये क्षमता रखता है।
इसके अलावा 670 मीटर रनवे लैंडिंग के लिए भी काफी है। जी हाँ, देखिए इस महाबली में और क्या क्या खूबियां हैं वो भी आपको बता देते हैं। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 घंटे तक ये आसानी से हवा में उड़ान भर सकता है। 7050 किलो का सामान उठाने में भी ये सक्षम है। साथ ही साथ सैनिकों के तेजी से पैरा ड्रॉप के लिए पीछे दरवाजा भी लगा दिया गया है ताकि उनको भी सहूलियत मिल जाए। देखिए क्या क्या खूबियां रहने वाली हैं ये हमने आपको बता दिया, लेकिन इस खूबियों से भरे एयरक्राफ्ट में जो पहाड़ी इलाकों के लिए अच्छा है, कम जगह में टेक ऑफ करता है, लैंड कर सकता है, भारतीय वायुसेना को ऐसे विमान की जरूरत है। एवरोज 748 विमानों के बेड़े में बदलने के लिए एक कोशिश थी, जो कि अब वायुसेना में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा। C295 एयरक्राफ्ट अलग अलग हालात वाले मिशनों को अंजाम दे सकता है, इसलिए इस विमान को बेहतर माना जाता है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर सैन्य साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां भारी विमानों के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता है। C295 विमान पैराशूट के सहारे सैनिकों को उतारने और सामान गिराने के लिए काफी उपयोगी होगा। इसका इस्तेमाल किसी हादसे के पीड़ितों और बीमार लोगों को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। ये विमान स्पेशल मिशन के साथ साथ आपदा की स्थिति और समुद्र तटीय क्षेत्रों में गश्ती के काम को पूरा करने में भी सक्षम है। इस मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कम जगह पर टेक ऑफ और लैंडिंग समेत इस विमान की कई खासियतें हैं। इसकी लंबाई 24.45 मीटर है तो ऊंचाई 8.66 मीटर, जबकि विंग स्पैन 25.81 मीटर है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 7050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। ये एक बार में अपने साथ 71 सैनिक या 50 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को ले जा सकता है। इस विमान में 2 इंजन हैं। C295 विमान एक इंजन के सहारे 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और दोनों इंजन काम करे तो ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 2 लोगों की केबिन क्रू में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ इसमें स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी है। इसे टेक ऑफ करने के लिए 844 मीटर से 934 मीटर लंबाई वाला रनवे ही चाहिए, जबकि 420 मीटर के रनवे पर ही ये उतर सकता है। C295 एयरक्राफ्ट पहाड़ी इलाकों के लिए पूरी तरह कारगर है। भारतीय वायुसेना के लिए ऐसी जगहों पर भी सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को पहुंचाने में ये बेहद मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आतंकी वारदातों से निपटने के लिए यूपी के लखनऊ में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ी से लेकर सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। विधानसभा लोक भवन में यूपी एटीएस के साथ साथ एनएसजी कमांडोज ने अपने हाथ में मोर्चा लिया। 2 दिनों तक चले इस मॉक ड्रिल को गांडी 5 नाम दिया गया। नो फ्लाइंग जोन में छत पर मंडराता सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से उतरते ब्लैक कैट। एनएसजी कमांडो, हाथों में खतरनाक गन और निशाने पर आतंकवादी। यूपी के लखनऊ विधानसभा और सीएम के ऑफिस लोक भवन को आतंकियों ने कब्जे में ले लिया था। पहले आतंकियों ने विधान भवन के सामने बम फोड़ा और नारेबाजी करते हुए लोक भवन में घुस गए। आतंकी हमले की खबर मिलते ही एनएसजी ने यूपी पुलिस एटीएस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये आतंकी वारदात की ये घटना सचमुच की नहीं थी, बल्कि भविष्य में अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसकी ये रिहर्सल यानी मॉक ड्रिल थी।
पूरे जो विधानसभा है, यानी कि सबसे जो एपिक पॉइंट है यहाँ का, सबसे मेन जो पॉइंट है, वहां पर ये अटैक का जो ड्रिल शुरू की गई है, उसमें पहले यहाँ पर 3 बम दागे जाते हैं और उसके बाद अंदर की ओर वो भागते हैं और कुछ वो स्लोगन बोलते हैं और उसके बाद वो अंदर, यानी इस पूरी सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें अब क्या पूरी सिक्योरिटी देखी जा रही है कि आखिर कैसे इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन एक टेररिस्ट अटैक का पूरा ऑपरेशन है और इस पूरे ऑपरेशन में टेररिस्ट जो है वो पहले बम दगा के बाहर से लोक भवन के अंदर जाते हैं और ये लोक भवन जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का संचालन करते हैं, वहीं से ये अटैक और उसके बाद पूरी सिक्योरिटी ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया है। इस मॉकड्रिल ऑपरेशन को गांडी 5 नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें बैठे जवान मोर्चे पर डट गए। सबसे पहले विधानसभा में मॉकड्रिल शुरू की गई। आसमान से एनएसजी के कमांडो ने मोर्चा संभाला तो जमीन से यूपी एटीएस ने। छत से होते हुए एनएसजी कमांडो विधानसभा के अंदर उस तरफ बढ़ गए जिधर आतंकी छुपे हुए थे, तो विधानसभा के बाहर यूपी पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके साथ ही लोक भवन में भी एनएसजी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लोक भवन के अंदर भी आतंकियों ने धमाके किए। लोक भवन के बाहर यूपी पुलिस के अफसरों और जवानों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों की प्रतीकात्मक मौत दिखाई गई। इस पूरी मॉक ड्रिल को डीजीपी उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटर किया। एनएसजी कमांडो और यूपी एटीएस ने इस मॉक ड्रिल के जरिए अपनी क्षमता दिखाई और भरोसा दिलाया कि वो ऐसी आतंकी वारदातों से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। गुरुवार को इस मॉक ड्रिल के एक दिन पहले लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर काउंटर टेरर अभ्यास किया गया। यूपी पुलिस के जवानों, एटीएस के साथ एनएसजी के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन पूरे आधे घंटे चला। इस दौरान कमांडो ने स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म को अपने कब्जे में ले लिया। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों को सुरक्षा के बीच बाहर ले गए। डॉग चेकिंग शुरू कर दी। इसके बाद कमांडो ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। एनएसजी ने चारबाग के अलावा आलमबाग स्टेशन, पलासियो और फिनिक्स पर भी इसी तरह के मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। प्रतिमा का अनावरण तो 4 दिन बाद होगा, लेकिन इस सिलसिले में आज से ही वहां विशाल कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो रहा है, जिसमें हजारों साधु संत और आम लोग भाग लेंगे। ये विशाल प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में लगाई जा रही है। आदिगुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा करीब आकार ले चुकी है। 18 सितंबर को इस विशाल प्रतिमा का लोकार्पण होना, जिसका उत्सव आज से शुरू हो चुका है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक के बाद ओंकारेश्वर में एकात्म धाम तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के साथ यहां अद्वैत वेदांत केंद्र, योग केंद्र, ध्यान केंद्र बनाए जाएंगे। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खंडवा में तीर्थ स्थल का किस तरीके से महाविस्तार किया जाएगा, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा यहां पर लगाई जाएगी और 18 सितंबर को ही प्रतिमा का लोकार्पण भी किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में ही अगर देखें तो लगातार धार्मिक आस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर एकात्म धाम का भी विस्तार किया जाएगा। भव्य, दिव्य और अलौकिक, बेहद आकर्षक और मनमोहक। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की परिकल्पना अब साकार रूप ले चुकी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में अब धर्म और आध्यात्म के इस नए केंद्र का निर्माण हुआ है। ओंकारेश्वर धाम के मंधाता पर्वत पर अब आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। कई धातुओं से बनी आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा 108 फुट ऊंची है। इसमें शंकराचार्य के 12 वर्ष के बालक के स्वरूप को उकेरा गया है।
प्रतिमा का निर्माण 54 फीट ऊंचे आधार पर किया गया है। एकात्म धाम परिसर 28 एकड़ में बना है। इसके निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रतिमा के अनावरण के लिए ओंकारेश्वर धाम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम में 5000 से अधिक साधु संतों और अन्य लोगों के आने की उम्मीद है। मूर्ति के अनावरण का प्रोग्राम 18 सितंबर को मांधाता पर्वत पर आयोजित किया जाएगा। इसमें अपने देश के तमाम कोनों से साधु संतों आएंगे और 15 तारीख से एक पूजा का 3 दिवसीय अनुष्ठान चलेगा, जो 15 से चलकर 18 तारीख को खत्म होगा। माना जाता है कि केरल में जन्मे शंकराचार्य बचपन में संन्यास लेने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे थे। यहीं उन्हें उनके गुरु मिले थे। शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में 4 वर्ष रहकर विद्या प्राप्त की थी और 12 वर्ष की उम्र में वे अद्वैत वेदांत दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ से निकल पड़े थे। लिहाजा शंकराचार्य के जीवन में ओंकारेश्वर के महत्व को देखते हुए यहाँ पहले चरण में उनकी एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। परियोजना के अगले चरण में यहाँ महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक का निर्माण किया जाएगा। उसमें म्यूजियम है, मेडिटेशन सेंटर है, नौका विहार है और 500 सीटिंग कैपेसिटी का एक थिएटर रहेगा। इसके अलावा उसमें अन्नपूर्णा और शिल्प ग्राम करके भी चीजें बनेंगी। कुल मिलाकर ओंकारेश्वर धाम को शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ से आदि शंकराचार्य के ज्ञान और संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ओंकारेश्वर से जय नागदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति उत्सव का हर रंग आप सभी को देखने को मिलेगा गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि 19 सितंबर को मंगलवार का दिन मंगलमय होने वाला है। वीर बजरंगी के साथ बप्पा की कृपा भक्तों पर बरसने वाली है। मंगलवार को गणेश चतुर्थी है और इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। देश भर में अलग अलग जगहों पर गणपति विराजेंगे। मुंबई समेत महाराष्ट्र में तैयारियां भी जोरों पर हैं। इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां तैयार की गई हैं। वक्त कम है, लिहाजा कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। पंडाल को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। अलग अलग थीम के बेस पर पंडालों को सजाया जा रहा है। लोग अपने घरों में भी गणपति की स्थापना करने वाले हैं। ये मुंबई में एलाफिंस्टन के राजा हैं। गणेश मंडल पंडाल में उनकी मूर्ति तैयार है। सजावट का काम चल रहा है, बस प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। वैसे तो मुंबई में इस बार बीएमसी की पहल पर सभी पंडालों में इको फ्रेंडली मूर्ति की कवायद की गई है, लेकिन एलाफिंस्टन के राजा कुछ खास है। खास इसलिए कि बप्पा की ये मूर्ति कागज की लुगदी यानी कागज को गलाकर बनाई गई है और इसकी ऊंचाई करीब 18 फीट है, जिसे संभालना अपने आप में बड़ी कवायद है। आप मूर्ति देख रहे हैं वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई गई है। ये जो मूर्ति आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ये सारे कार्डबोर्ड और पेपर से बनाई गई है, जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। हर साल हम देखते हैं कि विसर्जन के दरमियान जो बड़ी बड़ी पीओके मूर्तियां होती हैं वो समुद्र में जा नहीं पाती हैं, जाती हैं तो पिघल नहीं पाती हैं। उसमें कई बार होता है कि भगवान का अनादर भी हो जाता है। कुछ हिस्से टूट के मूर्तियों के वो समुद्र पे आ जाते हैं और ऐसे ही के ऐसे ही पड़े रहते हैं। वहीं इस मंडल ने पिछले 2 साल से ये कोशिश की है कि पेपर और कार्डबोर्ड से मूर्तियों को बनाया जाए, जिससे पर्यावरण को भी अधिक नुकसान ना पहुंचे और लोगों की श्रद्धा को भी ठेस ना पहुंचे। गणेश मंडल पंडाल के मुताबिक वो पिछले 2 सालों से इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मना रहे हैं। चाहे मूर्ति हो या पंडाल की सजावट, यहाँ पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाता है। इसके लिए ये मंडल बीएमसी से पुरस्कार भी पा चुका है। इस बार भी तैयारी कुछ ऐसी ही है। टोटल 21 फुट की इको फ्रेंडली मूर्ति जो कागज के लगदे से बनाई गई है। हम लोग का पहले ये है कि अगर पर्यावरण का रक्षण हम लोग करते हैं तो कहीं तो अपना ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है टोटल, उसमें हम लोग आसानी से बढ़ सके, कम कर सके ग्लोबल वार्मिंग।
तो उसी हिसाब से हम लोग ने ये टाइम कागज की टोटल मूर्ति बनाई है। ये टाइम हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो कालिया मर्दन जो कृष्ण भगवान का हुआ है, कालिया नाग का जो मर्दन किया था उन्होंने, उसके ऊपर बेस्ट हम लोग ने मूर्ति भी बनाई है और उसी के ऊपर इको फ्रेंडली टोटली डेकोरेशन बनने वाला है। गणपति की इस मूर्ति को लेकर दावा है कि ये मूर्ति पानी में जाते ही 4 घंटे के भीतर मेल्ट हो जाएगी, यानी पानी में घुल मिल जाएगी। लिहाजा विसर्जन के बाद बप्पा की मूर्ति का अनादर भी नहीं होगा। गणेश मंडल पंडाल पिछले 30 सालों से अलग अलग थीम पर बप्पा की मूर्ति स्थापित करके गणेशोत्सव मना रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों से उन्होंने इस उत्सव को पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी बना लिया है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।